हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस टॉपिक का पूरा बेसिक बेसिक इसलिए कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्लास 8 के लिए, जिसमें एक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का चैप्टर है। उस चैप्टर को समझने के लिए ये बेसिक आपको काम आएगा। और यही बेसिक आपको काम में आएगा क्लास 9 में। एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसमें भी इस बेसिक का उपयोग होगा या यूज होगा। तो इसका बेसिक इस वीडियो में है। और क्लास 10th में सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स पार्ट 1 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी फैक्टराइजेशन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे, तो क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा का पूरा बेसिक इंक्लूड करा है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि व्हाट इज अ फैक्टर, नंबर का फैक्टर क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल्स किसे कहते हैं। देन व्हाट आर द कांस्टेंट्स। देन व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर used in algebraic expression, polynomials and also in different types of equations. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, किस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, इस लास्ट के पॉइंट में हम कवर करेंगे। और ये पूरा वीडियो बन जाएगा अ बंडल ऑफ बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड में डिफरेंट चैप्टर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। और आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्चुअल फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, बचपन से जब जब से हमने मैथ पढ़ना शुरू किया है, तब से फैक्टर, ये वर्ड फैक्टर बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब इस फैक्टर का मतलब क्या होता है, मराठी में इसे अवयव कहते हैं। फैक्टर माने एक नंबर का वो पार्ट होता है जिस पार्ट से उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है विदाउट विदाउट एनी रिमाइंडर। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 15। ओके, तो ये 15 नंबर है। इस 15 नंबर्स के फैक्टर्स कौन से होंगे, इस 15 को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 टाइम्स 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस 3 के कोई फैक्टर तो हो गए ही नहीं, 5 के भी फैक्टर नहीं हो गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 15 का। मान लीजिए कि हमें 3 से डिवाइड करना है 15 को, तो देखते हैं कुछ रिमाइंडर बचता है या पीछे रहता है क्या। नहीं, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 5 15, मीनिंग 15 डिवाइडेड बाय 3 एक कंप्लीट इंटीजर हमें मिल चुका है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा। तो इसका मतलब है ये नंबर 3 जो है वो इस 15 का एक फैक्टर है। अब इसी 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 1 5, 5 3 15, मीनिंग 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारा आ चुका है 3, जो कि एक इंटीजर है। और इस डिवीजन के वक्त कोई भी रिमाइंडर पीछे छूटा नहीं है या लेफ्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है 15 को हमने 5 से कंप्लीटली डिवाइड किया है विदाउट लेफ्टिंग एनी रिमाइंडर बिहाइंड। तो इसका मतलब है 3 भी 15 का एक फैक्टर है। और कौन से भी नंबर का 1 हमेशा फैक्टर रहता है। तो 15 को हम, अगर हमने ऐसा लिखा 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 टाइम्स 1, या 1 टाइम्स 5 टाइम्स 3, या 5 टाइम्स 3 टाइम्स 1,
तो ये 15 के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर्स आ चुके हैं ये इस 15 ये नंबर के फैक्टर्स है। तो 15 के फैक्टर्स कौन से हैं फिर? 3, 5, 1। और हमेशा याद रखिए कि उसी नंबर का वो खुद नंबर ही फैक्टर होता है। देन अगर हमें कोई पूछेगा कि 15 के फैक्टर कौन से है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15, तो उनके फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड द नंबर 15 itself। ओके, ये हुए 15 के फैक्टर। दो चीजें आपको ध्यान में रखने की है, कौन से ही नंबर का फैक्टर 1 हमेशा होता है और कौन से ही नंबर का फैक्टर खुद वही नंबर होता है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। अब मान लीजिए हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो a 20 कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स 2, और इसी को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 4, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स 1। राइट, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 20। और दूसरी बात भी जान लीजिए, जो भी जिसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं उस नंबर से हम अगर ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर पीछे छूटता नहीं है। तो 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन या क्वोशंट आएगा 2, जो कि एक कंप्लीट नंबर है या फिर इंटीजर है कह लीजिए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आंसर आएगा 10, विच इज अगेन अ कंप्लीट नंबर और कंप्लीट इंटीजर, और इस डिवीजन के वक्त कोई भी रिमाइंडर पीछे छूटा नहीं है। 5 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को तो आंसर आएगा 4। सो 5 ही 20 का एक फैक्टर है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। सो 4 भी 20 का एक एक फैक्टर है। अगर 20 को खुद 20 से डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आएगा 1, विच इज अगेन अ again an integer, and this integer we got without getting any reminder behind। और अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं 20 को तो आंसर आएगा 20। 20 भी एक इंटीजर है और 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं है, खुद वो नंबर ही आंसर आता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 20? सो 10, 2, 4, 5, 20 एंड 1, ये 20 के फैक्टर्स है। सो फैक्टर्स या अ फैक्टर, इसका मीनिंग अब आपको समझ में आया होगा। कौन से ही नंबर का फैक्टर, मीनिंग उस नंबर से गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, उस नंबर को गिवन नंबर का हम फैक्टर कहेंगे। ये फैक्टर्स नंबर के बारे में जैसे है वैसे ही ये फैक्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में होते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, या फिर खुद कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये टॉपिक था फैक्टर के बारे में। अब आप हमें बताइए कि नंबर 8 के फैक्टर्स कौन से हैं। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, तो नंबर 8 के फैक्टर्स आप मुझे बताइए। तो चलिए, आपने शायद फैक्टर ढूंढ लिए हैं। 8 के फैक्टर्स ये होंगे, 8 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली, 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, देन 8 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो 8 के फैक्टर्स है 2, 4, 8 itself एंड द डिजिट 1। तो ये हुए 8 के फैक्टर्स। इनमें से कौन से भी नंबर से अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर पीछे बचता नहीं है, मतलब 8 के फैक्टर्स है 2, 4, 8 एंड 1। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ध्यान में रखिए। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक्स है उस टॉपिक का।
अब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ये वर्ड्स भी आपने बहुत टाइम सुने होंगे जब से आपने मैथ पढ़ना शुरू किया है, या जब से आप मिडिल प्राइमरी या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी में ये मैथमेटिक्स का टॉपिक जब पढ़ते होंगे आप, तब आप वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जरूर सुनते होंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल माने वो सिंबल होता है या वो सिंबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई वैल्यू होल्ड करते हैं। ओके, तो वेरी फेमस एक वेरिएबल है एक्स, राइट। तो एक्स के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। जब किसी चीज की वैल्यू हमें पता नहीं होती है तो आमतौर पर जनरली हम उसे एक्स कंसिडर करते हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये एक्स है, मान लीजिए कि ये वाई है, ओके, मान लीजिए कि वो z है। सो all these x, y, z's, a, b, c, d or any letter in English alphabet or any other language alphabet is called variable। क्योंकि अब मान लीजिए कि x है, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया आपको कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी? सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 6, राइट। तो इस क्वेश्चन में या इस इक्वेशन में x की वैल्यू 6 है, यानी x सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में। दूसरा कोई इक्वेशन अगर ऐसा हो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सपोज 13 है, राइट। तो इस इक्वेशन में देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मीनिंग 10। सो 2x इज इक्वल टू 10 हुआ, तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। अब देख लीजिए डिफरेंस, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 6 आई है और उसी x की यानी वेरिएबल x की वैल्यू इस इक्वेशन में 5 आ चुकी है। मीनिंग एक ही वेरिएबल की वैल्यू या एक ही सिंबल की वैल्यू डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंटली वो रिप्रेजेंट करती है या वैल्यू होल्ड करती है। तो x की वैल्यू अगर डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंटली आती है तो इसका मतलब है x की वैल्यू वेरी हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। चेंज होने के इसी स्वभाव को या इसी प्रॉपर्टी को वेरिएबल कहते हैं या वैरी कहते हैं। तो जो वैरी होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, जो हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो यूज करते हैं, ए बी सी डी वगैरह वगैरह अप टू जेड। देन ग्रीक अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, देन डेल्टा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर पाई, नॉट पाई सॉरी, पाई ये कांस्टेंट है। ये जो वेरिएबल्स है ये हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स पर यूज करते हैं और हर कोई प्रॉब्लम में इनकी वैल्यू डिफरेंट आ जाती है या वेरी हो जाती है, इसलिए इन सिंबल्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये बात हुई वेरिएबल्स की। अब बढ़ते हैं कांस्टेंट्स की तरफ। कांस्टेंट क्या होते हैं? उनके नाम में उनका मीनिंग छुपा हुआ है। जो कभी बदलता नहीं है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या बदलता नहीं होगा? अब मान लीजिए एक वैल्यू है 6, राइट। तो 6 एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है और एक रियल नंबर है। ये सब 6 माने नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन वो रियल नंबर भी है, वो रैशनल नंबर भी है। और इस 6 की वैल्यू अगर हम डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में लेते हैं तो वो 6 ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। इस साल 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी और अगले साल भी 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। पिछले साल भी वो 6 ही थी। यहाँ इंडिया में भी 6 की वैल्यू 6 ही है, अगर काउंट किया जाए तो ये 6 काउंट हो जाएंगे। इसीलिए हम वर्ड या नंबर 6 यूज करते हैं। अमेरिका में भी 6 है, वो नेपाल में भी 6 होगा, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, हर किसी हिस्से में 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। हर किसी टाइम में 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। और किसी भी इंसान को पूछिए
इस 6 की वैल्यू वो सेम ही बताएगा। मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कभी चेंज होती नहीं, ये कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। तो कांस्टेंट रहने के इस प्रॉपर्टीज के वजह से इसे कांस्टेंट कहा जाता है। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस में? कांस्टेंट वो होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, माने 1 2 3 5 6 अप टू इंफिनिटी, देन हाफ, -6, √3, पाई, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स है। वेरिएबल, इनकी वैल्यू बदलती रहती है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज होती नहीं है। ये इनका नेचर कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे के, राइट। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब टर्म्स क्या होता है? जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले हमने वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट्स पढ़े। अब देखिए एक टर्म क्या हो सकती है। एक टर्म एक वेरिएबल हो सकती है, एक कांस्टेंट हो सकती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, या फिर इसको भी हम एक टर्म बोलेंगे। सो व्हाट इज अ टर्म इन एन algebraic expression? A term could be a variable, a constant, or the product of constant and variable, or the division of constant and variable। तो ये किसी भी शक्ल में आ सकती है, तो इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। ओके, तो जो कोई वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं XYZ M N O P, वो सभी टर्म्स से कहलाएंगे। या फिर सिर्फ नंबर्स है या फिर सिर्फ कांस्टेंट्स है, उन्हें भी हम टर्म्स कहेंगे। या किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये दोनों भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या फिर डिवीजन के फॉर्म में, तो ये भी टर्म्स कहलाएंगे। अब देखते हैं टर्म्स कैसी हो सकती है। 2x² 2x² -2, 5m divided by 12, 92 upon x plus x² -7। ओके, तो इनमें इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये 2x² एक टर्म है जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और सेकंड टर्म है -2 जो कि सिर्फ कांस्टेंट है। इस एग्जाम्पल में phi which is a combination or product of a number or a constant and a variable which is again divided by a number, तो ये भी एक टर्म कहलाएगी। again it is in this expression 92 divided by x, ये भी एक टर्म है, x² ये भी एक टर्म है, एंड -7 ये भी एक टर्म है। तो टर्म क्या हो सकती है? अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इनमें से कौन से भी शक्ल में ये टर्म आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमें देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो अब तक हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा और टर्म्स पढ़ी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज is a set of different terms which are combined using two operators, addition and subtraction, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए फिर से ध्यान से इसे समझ लीजिए। एन algebraic expression is a set of different terms which are combined using the operators plus and minus। तो उस जो तैयार होने वाला जो भी कोई सेट है, उस सेट को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या सिर्फ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये एक्सप्रेशंस एल्जेब्रा में है तो इसलिए इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अब 2x² + 6 देन -5x + 7/2x + 6
99, 3x square, 5 upon 2y minus 3x square, ax square plus bx plus c, then ax plus by plus c. ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 2x स्क्वायर है, सेकंड 6 है। तो ये दोनों टर्म्स एडिशन के साइन से कंबाइन हो चुके हैं। ये प्लस का ऑपरेटर हमने यूज करा है और दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया है। तो ये दो टर्म वाली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, -5x, 7/2x और 6, ये तीनों टर्म्स आइदर प्लस और माइनस के साइन से जोड़ी जा चुकी है या फिर कंबाइन की जा चुकी है। तो ये एक्सप्रेशन है तीन टर्म्स वाला। ऑलराइट, उसके बाद इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लीजिए। ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब वो टर्म है। ओके, तो टर्म के वक्त हमने पढ़ा था कि एक टर्म हो सकती है एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट और उन दोनों का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट या फिर एक ही टर्म वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। मीनिंग 99, द नंबर 99 इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर एक टर्म वाली कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इनको हम क्या कहेंगे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म एंड ये दूसरी टर्म, ये नेगेटिव के साइन से कंबाइन की जा चुकी है। तो 5/2y, 5/2y माइनस 3x स्क्वायर, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देन द वेरी फेमस एक्सप्रेशन ऑफ quadratic polynomial, that is ax square plus bx plus c, यहाँ थ्री टर्म्स प्लस के सिंबल से ज्वाइन की जा चुकी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा जिसमें कि टोटल थ्री टर्म्स है। और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक लीनियर पॉलिनोमियल वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये भी फेमस है, 9th और 10th में इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो आई होप कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अब पता हो चुका होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन अ सिंपल वर्ड, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is a combination of terms which are combined using the operators plus and minus or plus or minus. Okay, so these are the terms और algebraic expression, सॉरी। अब देख लेते हैं algebraic expression के टाइप्स कौन से हैं। अब अगर algebraic expression में सिर्फ एक ही टर्म है, मान लीजिए यहां हमने एग्जांपल में देखा कि कुछ algebraic expression में एक ही टर्म थी, तो इन algebraic expression को हम कहेंगे मोनो algebraic expression या फिर मोनो एक्सप्रेशंस, जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म होती है। तो उनके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हम बता सकते हैं, -2, 39, 9x, x square, 5x/3 एक्सेट्रा। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम मोनो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ऑलराइट, और दूसरी टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हो सकती है बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम मोनोमियल भी कह सकते हैं, मगर मोनोमियल या बाइनोमियल ये पॉलिनोमियल्स के टाइप है जो कि एडवांस टर्म है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स दो होती है हमेशा, जैसे कि 2x + 6, x + y, 32x - 3y, 2y/6 +
3/2 etc। इन एग्जाम्पल्स में या इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा दो ही होती है। तो यहाँ पे 2x + 6 दो टर्म्स है, दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देन x + y टू टर्म्स अगेन, so it's a binomial algebraic expression. Then 32x - 3y, again it is a binomial algebraic expression, and such a way these all algebraic expression are the types of binomial algebraic expression। इसी तरह अगर यहाँ 3 टर्म्स होती तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और 3 से ज्यादा अगर टर्म रहे तो इसे जस्ट हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन nth टर्म्स। कितने टर्म्स है, मान लीजिए किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स है तो उसे हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 5 टर्म्स और इन मल्टी टर्म्स। ऑलराइट, तो उसके आगे का हम टॉपिक लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि स्टार्ट होता है क्लास 8 से। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन मतलब उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने स्प्लिट करना है, कि उन मतलब उनके टुकड़े करने हैं, उन सभी टुकड़ों का प्रोडक्ट खुद वो ओरिजिनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो उस टुकड़े करने के प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में फैक्टराइजेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो फैक्टराइजेशन के बारे में आपको पता चलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं फैक्टर कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो अब देखिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, राइट। हर एक टर्म में कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है कि पहले चेक करना है कि जो कांस्टेंट्स है या फिर जो नंबर्स है जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, तो इन कोएफिशिएंट्स का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ। ओके, आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में तो पता होगा। तो हमें एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, 15 एंड 3 का कौन सा है, माने 12, 15 और 3 इन नंबर्स को ऐसे कौन से बड़े नंबर से डिवाइड किया जा सकता है जिनमें ये तीनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो होता है एचसीएफ। तो इस 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 12 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हमने क्या किया, नंबर्स में 3 को कॉमन निकाला, या कॉमन है 3 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए वेरिएबल्स, यहाँ पे x का स्क्वायर है, मीनिंग x इंटू एक्स है, तो 2 टाइम्स x है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे x और y है, मीनिंग यहाँ भी x छुपा हुआ है, और यहाँ पे भी एक x है जिसका इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट 1 है। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है या कौन से इंडेक्स वाला x है जिससे इन तीनों को भी डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली, तो वो है x⁻⁴ दैट इज x ओनली। ओके, अब देखिए इस x से इस x को भी डिवाइड किया जा सकता है, इस x को भी डिवाइड किया जा सकता है, और x² को भी डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली विदाउट लेफ्टिंग एनी रिमाइंडर बिहाइंड। अब बात आती है y की। y मिडिल टर्म में तो दिखाई दे रहा है मगर लास्ट टर्म में एंड फर्स्ट टर्म में नहीं है। अगर कोई वेरिएबल या नंबर कौन से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन से भी टर्म में अवेलेबल नहीं होता है तो उसको हम फैक्टर के तौर पर कॉमन नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे y कॉमन नहीं निकलेगा। सो 3x इन सभी टर्म्स का एक एचसीएफ है या कॉमन फैक्टर है, तो इसे हमने ऐसे बाजू में निकाला। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो कॉमन हमने निकाला है वो वेरिएबल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या फिर इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस केस में 3x माने वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन से हमने हर एक टर्म को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है वो ब्रैकेट में लिखना है।
तो इस केस में हम डिवीजन कैसा करेंगे, आगे हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नाम का एक चैप्टर है, इसके उसको पढ़ने के लिए भी इस टॉपिक को आप समझ सकते हो। सो सबसे पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, मतलब 12 को हमने 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्वोशंट मिलेगा 4। ये हुई बात नंबर की या कांस्टेंट की। अब क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करना है, मीनिंग एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करना है। ये डिवीजन कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स, या फिर x टाइम्स x डिवाइडेड बाय x। तो x x तो कैंसिल हो जाएगा इस डिवीजन में, तो क्वोशंट बचेगा x। तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो 12x स्क्वायर को हमने 3x से डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें मिला 4x। ये क्वेश्चन या ये प्रोसेस जो है डिवीजन की, ये सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम इस फैक्टर से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन ये टर्म आई तो हमारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए एक बार फिर वेरीफाई करेंगे हम, 3 टाइम्स 4 या 3 इंटू 4 12 आएगा, एंड x टाइम्स x मीनिंग x इंटू x वो आएगा x का स्क्वायर, मीनिंग हमारा क्वोशंट बिल्कुल सही है, हमने बहुत सही तरीके से इसे डिवाइड किया है। अब बारी आती है सेकंड टर्म की, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस 3 से इस -15 को डिवाइड करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल का या साइन का या ऑपरेट का रूल सेम है, एक नंबर पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा या निगेटिव आएगा। इस केस में भी 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर या क्वेश्चन आएगा नंबर के फॉर्म में 5। फिर वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, x को एक्स वाई को x से डिवाइड करने के बाद x x तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा y। फिर एक बार चेक करेंगे, 3 इंटू -5 इज इक्वल टू -15 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है या फैक्टराइजेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। फिर 3x 3x से 3x को डिवाइड करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है वो नंबर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम वो नंबर बिल्कुल सेम है, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है वो हमेशा 1 ही आता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखना है। ऑलराइट, तो हम बाद में लिखेंगे देयरफॉर 12x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 3x इज इक्वल टू 3x इंटू 4x माइनस 5y प्लस 1। अगर हम इस 3x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल या फिर कहिए कि हमारा ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्ट में जो दो नंबर्स है या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स कह सकते हैं या कहेंगे ही, बिल्कुल कहेंगे। यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स है, मतलब गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर के तौर पे फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब है हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया है। तो ऐसा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 22y स्क्वायर प्लस 66y क्यूब प्लस 44xy। ओके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो ये है हमारा सवाल। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट की ओर जाएंगे और देखेंगे इन कोएफिशिएंट का एचसीएफ क्या है, माने मसावी क्या है। ऑलराइट, तो कौन से नंबर से इन तीनों भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और वो नंबर मैक्सिमम बड़ा से बड़ा होना चाहिए, मोठात मोठा असायला पाहिजे, मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो नंबर है 11। 11 से हम 22 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 66 को भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड अगेन 44 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद 11 बात हुई, अब 11 जो है
11 के बाद भी और एक नंबर है जिन नंबर से हम इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 22। और जैसे कि मैंने HCF बताया, तो हमने इस ऐसे कुछ नंबर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स को ढूंढना होता है, और उन सभी फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको ही हम HCF कहते हैं। तो HCF यहाँ हमारा 22 है, ना कि 11। 11 से हम डिवाइड करेंगे तो अगेन जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट में जो नंबर बचेंगे उन नंबर को भी हम किसी नंबर से डिवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए HCF को ही हमेशा हमें चूज करना है। तो इन तीनों नंबर का HCF खुद 22 है। तो नंबर में तो 22 हमने कॉमन निकाला, उसके बाद बारी आएगी वेरिएबल्स की। अब देखना है ऐसा कौन सा वेरिएबल्स है इन तीनों टर्म्स में जो कि सेम है या बिल्कुल सेम टू सेम है, वो है y। फर्स्ट टर्म में भी y है, y का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में y का क्यूब है, और थर्ड टर्म में y है। ऑलराइट, अगर x की बात करेंगे तो x सिर्फ थर्ड टर्म में है, वो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में एब्सेंट है, तो हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। तो y को कॉमन निकालना है। अब देखना है कि इस y के जो डिफरेंट टर्म्स में जो y छुपा हुआ है, उस y का मिनिमम या सबसे छोटा वाला इंडेक्स कौन सा है। यहाँ पे 2 है इंडेक्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो सबसे छोटा जो होता है उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन में इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए हमने उसका कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया है, वो है 22y। ओके, अब बारी आती है क्वोशंट की। इस 22y से हमें इन तीनों भी टर्म से 1 बाय 1 डिवाइड करना है, और जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो ब्रैकेट में लिखना है। तो 22y से अगर हम 22y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे डिवीजन 1 आएगा। अगर सिर्फ एक ही नंबर होता है सेम टू सेम, तो वन वो 1 हम लिखते हैं, और इस 1 के अलावा भी अगर कोई नंबर या वेरिएबल बचता है तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस केस में भी सेम है, 22 डिवाइड हो जाएगा, क्वोशंट 1 आएगा जिसको हमने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर को अगर हम y से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्वोशंट y आएगा। ऑलराइट, सो फिर एक बार चेक करेंगे हम, 22y इंटू वाई, 22y स्क्वायर होता है क्या? जी हाँ भाई, बिल्कुल होता है। 22y इंटू y इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 22y स्क्वायर। तो अब इसी 22y से 66y क्यूब को हमें डिवाइड करना होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर या क्वोशंट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अभी 22 से 66 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर के फॉर्म में 3 आएगा। तो सबसे पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करना होता है, उसके बाद वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करना होता है। अब नंबर को तो नंबर से हमने डिवाइड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस y क्यूब को y से डिवाइड करेंगे। तो y क्यूब को अगर हम y से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ऐसा y क्यूब डिवाइडेड बाय y, तो इसको कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y क्यूब का मतलब होता है y स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय ये y जैसे के वैसा, ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा आंसर या क्वोशंट आएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने y स्क्वायर को लिखना होगा। उसके बाद इसी 22y से हमने 44xy को डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, मगर उससे भी पहले यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये भी हमें देखना होता है। 22y ये टर्म पॉजिटिव है और 44xy भी पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आएगा। 22 से हमने 44 को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2। ये नंबर को नंबर से डिवाइड कर लिया हमने। फिर वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई को हमने y से डिवाइड करना है, तो यहां मैं कर लूंगा ये x y को हमने y से डिवाइड कर किया तो y कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा x, राइट। तो 2x ये हमारा क्वोशंट है। देयरफॉर फाइनली हम लिखेंगे 22y स्क्वायर प्लस 66y क्यूब प्लस 44xy is equal to
22y इंटू y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x। तो इस अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है और उसके दो फैक्टर हमें मिले हैं, 22y एक और दूसरा y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हमारा ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आ जाएगा। तो इन दोनों को हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहेंगे या फिर कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने फैक्टराइजेशन किया है। तो ये था पूरा बेसिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन को जानने के बाद आपका 8th क्लास का चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद 9th में होगा पॉलिनोमियल चैप्टर, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। और क्लास 10th को भी एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसका भी बेसिक यही वीडियो है। तो ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, स्किप ना कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो इनफैक्ट आपको मिलते रहेंगे। और अगर बहुत ही अच्छा लगा वीडियो तो आपके फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट कीजिए, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक्चुअल फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। मीनिंग सही तरीके से या सही मायने में हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वहां पे पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।